नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में मैं 15 वर्ष पर्टिकुलरली इस टर्म के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। 15 वर्ष, इस टर्म का मतलब क्या, इसका इतिहास क्या, वर्तमान क्या और वर्तमान से भविष्य की प्रेडिक्शन क्या, और 15 वर्ष मैं ये उपयोग क्यों कर रहा हूं, ये शायद आप ठीक तरीके से समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि अखंड भारत जो है वो 15 वर्षों में सामने आएगा, और जो इसके सामने आएगा वो मिट जाएगा। उससे पहले सबके डीएनए एक है, ऐसी बात भी कही गई थी। और उसके बाद में आप माने या ना माने, लेकिन सबके पुरखे एक हैं, ये बात उन्हीं के द्वारा कही गई है। लेकिन यानी कि लगातार एक के बाद स्टेटमेंट्स का आना, और इतने बड़े ओहदे पर इतने बड़े दायित्व को संभालने वाला, इतने बड़े संगठन का मुखिया व्यक्ति अगर कोई कैलकुलेशन कहता है, अगर 15 वर्ष कहता है, तो 15 वर्ष के कोई माने होने चाहिए। और इन 15 वर्षों का इतिहास, हाँ, हो सकता है हम लोग ये कहें कि भगवान श्री रामचंद्र को वनवास 14 वर्ष का मिला था, और महाभारत की बात करें तो उन्हें जो वनवास मिला था वो 12 वर्ष का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कि 13 वर्ष। तो 15 वर्ष के लगभग की कैलकुलेशन शायद उस हिसाब से करी गई हो सकता है। लेकिन 19वीं सदी की ही पर्टिकुलरली हम बात करें तो 19वीं सदी में ही 15 वर्षों की बात कैसे हमारे सामने आई है, ये हमें जरा ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत जम्बू टॉक्स में। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी इंटरनेशनल चीजें आपको जानने को मिलेंगी, और जिस तरीके से जानने को मिलेंगी उसके बाद से हमारे वर्तमान से भविष्य का प्रेडिक्शन हम जिस तरीके से आपको देंगे वो शायद हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगा। 1947 में भारत को तथाकथित आजादी मिलती है। न केवल भारत को मिलती है, बल्कि भारत के साथ साथ बहुत सारे और देशों को भी मिलती है। भारत का आज का जो परम मित्र है इजराइल, उसे भी मिलती है। और जिस तरीके से द्विराज्य का सिद्धांत भारत में लागू किया गया, नेशन स्टेट की परिकल्पना यहां भी लागू की गई। भारत का विभाजन हुआ, इधर से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, यानी कि भारत पाक के दो हाथ काटे गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। हालांकि बांग्लादेश 1971 में बना माना जाता है, लेकिन यहीं पर 1947 में इजराइल के साथ में भी यही करने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी। यह अलग बात है कि वो सफल नहीं हो पाए, उनका विभाजन नहीं हुआ, और 1948 में इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि ब्रिटेन ने इजराइल को आजाद किया, ऐसा नहीं है। इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और ऐसे में इजराइल के विरुद्ध बहुत सारे देश जो है वो एक साथ मिलकर के आक्रमण करते हैं। उसमें जॉर्डन होता है, उसमें इराक होता है, उसमें मिस्र होता है, अरब देश होते हैं, और एक बहुत बड़ा युद्ध इजराइल की आजादी के साथ में ही छिड़ जाता है। 7 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल छोड़ करके भागना पड़ता है। अब सोचिएगा, जिन लोगों ने, क्योंकि वो पैलेस्टाइंस जो थे, जो फिलिस्तीनी थे, वो जिसके पक्ष में थे वो इजराइल तो नहीं था, वो यहूदी तो नहीं थे, वो डेफिनेटली अरब लोगों के पक्ष में थे। और अरब लोगों के पक्ष में थे तो जिन्होंने इजराइल के विरुद्ध युद्ध किया उन्हें उन्हीं देशों में जाना चाहिए था। यानी कि उन्हें जाना चाहिए था जॉर्डन में, इराक में, मिस्र में, या फिर अरब देशों में। लेकिन इनमें से वो किसी के पास में भी नहीं जाते हैं, वो जाते हैं वहां से सीधा लेबनान। और इसके पीछे का प्लानिंग आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आसमानी किताबों के मजहब वाली जो एक बड़ी आबादी है, ये किसी भी देश में अगर जाती है तो उस देश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और उस देश के जो मूल निवासी हैं उनको खत्म करके अपने हिसाब से चलाना चाहती है। एंड दैट वाज ए प्री प्लान कि आपको जॉर्डन, इराक में या मिस्र में या अरब देशों में नहीं जाना है। आप चूंकि इजराइल में नहीं रह सकते हैं, वहां से आपको निकाल दिया गया है, निकाल करके फेंक दिया गया है, तो आप एक नए देश में जाते हैं। एंड दैट वाज द ओनली कंट्री जो बेसिकली क्रिश्चियंस की बहुतायत वाली, उनकी मेजोरिटी वाली कंट्री थी। और क्रिश्चियंस की मेजोरिटी वाली कंट्री का इस तरीके से इस्लामाइजेशन और कभी इतिहास में दूसरा नहीं मिलता, जो लेबनान के साथ में होता है। 1948 में 7 लाख लेबनान जो है उन्हें शरण देता है, और उसके बाद में चीज आगे बढ़ती है। 1974 का एक वर्ष सामने आता है, और 1974 तक आते आते जो चीजें 1948 से 1974 तक हुई, लेबनान में मुस्लिमों की जनसंख्या 44% हो जाती है, यानी कि 100 में से 44 मुस्लिम हो जाते हैं। और जिन 15 वर्षों की मैंने आपसे बात की, ये 15 वर्ष अब शुरू होते हैं, यानी कि 1975 से लेकर के 1975 में 44%, और उसके बाद में अगले 15 साल सामूहिक नरसंहार होता है, बलात्कार होता है, जो कुछ आप सोच सकते हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाबर के समय में हुआ, औरंगजेब के समय में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तरीके से हुआ, डायरेक्ट एक्शन के तरीके से हुआ, इन सब के तरीके से या इनसे भी बड़ा जो भी आप सोच सकते हैं वो सब होता है अगले 15 वर्षों में। मुस्लिमों की आबादी लेबनान में 1990 में 54% हो जाती है, 54% हो जाती है, और उसके बाद में इस लेबनान आज तक
केवल और केवल गृह युद्ध से जूझ रहा है। आज लेबनान की जो आबादी है उसमें मुस्लिम जनसंख्या 64% के आसपास है और 38% के आसपास वहां पर क्रिश्चियंस की आबादी मानी जाती है। और आज वहां पर अरबी जो है वो प्रमुख भाषा बन चुकी है। डेफिनेटली क्रिश्चियंस बहुतायत देश की आबादी की भाषा अरबी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये एक 15 वर्ष वाला पर्टिकुलरली एक मापदंड मैंने आपके सामने रखा कि 15 वर्ष में क्या हो सकता है। 48 से 74 75 लिए गए अपने आप को वहां पर एस्टेब्लिश करने में, वहां के संसाधनों पर कब्जा करने में, वहां पे गवर्नेंस पर कब्जा करने में, उसके बाद में फॉरेन फंडिंग लेने में और उसके अगले 15 वर्ष अपने आप को वहां पर पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करने में और उस देश को पूरे तरीके से तबाह कर देने में जिसका योगदान था वो वही आसमानी मजहब वाले लोगों की किताब और उनका कानून और उनकी शरीयत और उनका रवैया। और ये ही रवैया यहां पर चल रहा है, ये रवैया 2014। अब हम आगे बात करते हैं। समस्या शुरू होती है 2014 से। जी हाँ, 2014 जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, मोदी सरकार आती है, भाजपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ में 283 सीटों के साथ में आती है। हालांकि इतना उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी ये बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई। 2014 से लेकर के 2019 तक कई सारी चीजें हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन ऐसा लगता था कि ये सब चीजें लगातार चलती रहेंगी। एक देश जो है अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, नोटबंदी होती है, जीएसटी आता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन 2019 में किसी को भी यह भरोसा नहीं था कि 283 भाजपा उससे आगे बढ़कर के 303 सीटें अकेले लेकर के आएगी और एक बार फिर से फुल मेजोरिटी वाली सरकार शुरू होगी। और यहां से अब सामने वालों के 15 वर्ष शुरू हो जाते हैं। 2019 के बाद में आप देखेंगे, चाहे दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर हो किसान आंदोलन, ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता है और बढ़ता रहता है। 26 जनवरी को जो आपने देखा कि दिल्ली के लाल किले में किस तरीके से भाषण के बाद में जो देश के राष्ट्र प्रमुख ने दिया, हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख ने दिया, उसके बाद में जिस तरीके से वहां पर हलचल हुई, वहां पर भीड़ ने दंगा किया, सारी कुछ चीजें हुई, वो उसका एक प्रमाण था। वो प्रमाण आगे बढ़ता है और उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो उनके लिए एक और बड़ा कुठाराघात साबित होता है। यहां पर उस समस्या को बहुत बल मिलता है और वो समस्या बेकाबू हो जाती है। और उसी बेकाबू समस्या का फल होता है जो हमें दिखाई देता है करौली में हुई हिंसा के रूप में, खगरौन में हुई हिंसा के रूप में, हमें दिखाई देता है दिल्ली के दिल में यानी कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के रूप में। रामनवमी इज नॉट अ प्रॉब्लम, हनुमान जन्मोत्सव इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आप है क्योंकि आप काफिर है और काफिरों की एक ही सजा है, या तो आप उनके साथ में चले जाइए, क्योंकि कयामत के दिन जब ऊपर वाला इंसाफ करेगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की बात करें या फिर हम इस्लाम की बात करें, और उस इंसाफ में आपसे यही पूछा जाएगा कि यदि आप इस्लाम को मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, आपको या तो हेवन में जगह मिलेगी या जन्नत में जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा नहीं है तो आपके साथ में बुरा होगा और वो बुरा किसी भी हद तक हो सकता है। इसीलिए आपको उस बुराई से बचाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये है कि आप उनके अंदर शामिल हो जाएं, और शामिल नहीं हो सकते हैं तो सर तन से जुदा वाली बात आपके साथ में हो जाए। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। और इसीलिए मैं एक बार कहता हूं कि चाहे हमने 1975 का आपातकाल का समय देखा हो, चाहे हमने डायरेक्ट एक्शन डे देखा हो, चाहे हमने 1919 देखा हो, लेकिन भारत के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में 2022 और 2023 ये दो बहुत बड़े साल, बहुत बड़े वर्ष होने वाले हैं। जी हाँ, 2022 ये चल रहा है, अप्रैल 2022 में हम बैठे हैं, और 2023 क्योंकि 2024 में केंद्रीय चुनाव होंगे, उससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे हैं। और इन चारों राज्यों में प्रमुख रूप से जिसकी सत्ता आने वाली है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चारों राज्यों में किसी न किसी तरीके से आ ही जाएगी। और 2024 में भी ये मानना पक्का है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना लेंगे। और इसीलिए अब सामने वाले पूरे तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। द सिविल वॉर is now started. सिविल वॉर हैज नाउ स्टार्टेड। सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जो है उसकी आशंका की बात ही नहीं है, गृह युद्ध शुरू हो चुका है। और यहां से 15 वर्ष उनके शुरू हो चुके हैं, 2019 से बेसिकली शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2022 और 2023 में अगर किसी भी तरीके से साम दान दंड भेद उन्हें नहीं रोका गया तो फिर 2024 के बाद में द हिंदुत्व विल बी अनस्टॉपेबल। अभी हिंदुत्व की झांकी पर गजवाए हिंद पहरेदार बन रहा है, और गजवाए हिंद आपको डरा रहा है लगातार। अगर आप हिंदुत्व की झांकी दिखाएंगे तो वो गजवाए हिंद के जरिए आपको डराएंगे, और इसी डराने का परिणाम हमें जहांगीरपुरी, खगरौन और करौली के रूप में लगातार देखने को मिल रहा है। और इसीलिए वो लोग पूरी तरीके से बेकाबू होकर के तैयार है आपके विरुद्ध हर तरीके की प्लानिंग के साथ में।
बात यह है कि हम क्या उतने तैयार हैं। उन्हें मालूम है कि 2024 के बाद में द हिंदुत्व, बिकॉज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए उन 2025 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे एंड द हिंदुत्व विल बी अनस्टॉपेबल। और मेरा यह मानना है कि 2029 से पहले पहले देश का ऐसा कोई भी राज्य बाकी नहीं रहेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो। जो लोग ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो शांत बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है, केवल वोट ले रहे हैं और वोटों की मलाई खा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू कि अगर भारत में ये सरकार नहीं होती 2014 के बाद में, तो इस समय तक हम किस अंधे कुएं में जा रहे होते, पड़े हुए होते, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। देश 1975 के दशक में भी एक बार दिवालिया होने की कगार पर था, देश 1990 के दशक की शुरुआत में भी दिवालिया होने की कगार पर था, और देश अखंड रहेगा या खंड खंड होगा ये 2014 के बाद में होना तय हो गया है। 2014 से 15 वर्ष यानी कि 2029, यहां हिंदुत्व की झांकी, उसका आधा समय निकल चुका है। जी हाँ, 2014 से 2022 हम लोग यानी कि करीबन 8 वर्ष जो हैं वो पूरा कर रहे हैं, 7.5 वर्ष हो चुके हैं, आधा समय बचा है। इस आधे समय में अगले 2 वर्ष सामने वालों के साथ में बहुत बड़ा खेल होना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें चेहरों की अपेक्षा नहीं करनी है कि जहांगीरपुरी में फैक्ट चेक किसने किया, किसने नहीं किया, करौली में किसने किया, खगरौन में किसने किया। दृश्यों की पुनरावृत्ति लगातार होगी, लगातार होती रहेगी। हमें केवल अपने आसपास देखना है, हमें यह देखना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि शक्ति का सामना केवल और केवल शक्ति से ही किया जा सकता है। उसके लिए अपने हनुमान को जगाया ही जाएगा और तभी काम किया जाएगा। और रेस्ट, जो अखंड भारत की बात की, 2024 2029, जब अखंड भारत में जो भारत अभी हमारे सामने है, कोई भी ऐसा प्रांत नहीं रहेगा जहां पर भगवा झंडा ठीक तरीके से नहीं फहरा रहा हो, नहीं लहरा रहा हो। और उसके बाद में अगले 2 वर्ष, अगले 10 वर्ष, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता, जो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे, उसके अगले 10 वर्ष पूरे विश्व में केवल और केवल भगवा ही लहराएगा। और ये वो झांकी होगी हिंदुत्व की जो कि न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व देखेगा। और तब जम्बूद्वीप का सपना साकार होगा। और उस जम्बूद्वीप में, जो मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि हेड ऑफ द स्टेट्स बैठेंगे और हेड ऑफ द स्टेट्स बैठ करके टेबल पर बिना कोई युद्ध लड़े ये निर्णय होगा कि किस तरीके से कौन सा प्रांत किसके हिस्से में आएगा। भारत के पास कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे स्टेट्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज का जो चीन है उसका एक बड़ा हिस्सा, तिब्बत, सिंकियोंग, ये सब भारत के पास में आएगा। एक अखंड जम्बूद्वीप का सपना साकार होगा केवल और केवल 2029 के बाद में 10 वर्ष 2039। और ये सब लोग हम अपनी आंखों से होता हुआ देखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जो सीडीएस विपिन रावत जी, जो अब रहे नहीं, जो कहते थे कि 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की बात है, 2 फ्रंट पाकिस्तान और चीन, जिनसे हमारा युद्ध नहीं होने वाला है, ये बात मान लीजिए। लेकिन जो आधा फ्रंट है, इस पर हमारा युद्ध लगातार होगा, क्योंकि देश की फौज बाहर देशों से लड़ सकती है, लेकिन अंदर लड़ने के लिए अगर कोई चीज होती है तो पुलिस और प्रशासन पॉलिटिकल नजरिए से अपना काम करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं होगा, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ऐसा कुछ नहीं होगा, केरल में ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसे में हमें और आपको अपनी आंख और कान और नाक एकदम खुले रखने हैं, और खुले रख करके ही हम मालूम कर पाएंगे कि अगले 15 वर्षों में भारत अखंड होगा या खंड खंड होगा। इसका एक एक जरिया हमारे और आपके आसपास से हो करके जाता है। सामने वालों की समस्या केवल ये सरकार है, उन्हें हिंदुत्ववादी सरकार, क्योंकि हम चाहे माने या ना माने कि ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है या नहीं है, ये धर्म की सरकार है या नहीं है, ये भारत की भारतीयता की सरकार है या नहीं है, लेकिन सामने वालों को पूरा विश्वास है कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है। और इसी हिंदुत्ववादी सरकार को गिराने का एकमात्र एजेंडा लेकर के वो बैठे हुए हैं और अपना काम लगातार पूरे जोर के साथ में कर रहे हैं। और विदेशी ताकतों का तो पूरा हाथ साथ उन्हें मिला ही हुआ है। हमें अपनों का साथ देना है और अपने कौन है इसका चुनाव हमें खुद करना है। उन्हें उनकी गलतियां बताना ये और बात है, और उनके साथ में खड़े रहना ये एक और बात है। हमें कौन सी बात को आगे लेकर के जाना है, ये हमारा वर्तमान हमारे भविष्य को तय करने वाला है कि अगले 15 वर्षों में भारत अखंड होगा या भारत खंड खंड होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर पा रहे हैं तो हमें आर्थिक सहयोग देकर के हमारे कंधे मजबूत जरूर बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।